हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 10 के लिए जो आर्थिक विकास की समझ पाठ्य पुस्तक है उसके अध्यायों को। आज हम शुरू कर रहे हैं कंटिन्यू हमारे अध्याय 1 के साथ में, जिसका नाम है विकास। हमने अब तक अध्याय के 2 भागों का अध्ययन कर लिया, जहां हमने ये समझा कि जो विकास है उसकी धारणीयता क्या है, यानी विकास की अवधारणा को हमने स्पष्ट किया व्यक्तियों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, और हमने राष्ट्रीय विकास की तुलना करते हुए जो औसत प्रति व्यक्ति आय है उसके ऊपर चर्चा हमारे पिछले भागों में कर ली थी, जहां हमने ये देखा था कि औसत प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को समझते हैं या प्राप्त करते हैं। परंतु उसके अलावा अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें अन्य कारकों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आज के इस भाग में यानी भाग संख्या 3 में हम देखेंगे आय और उसके अलावा जो अन्य मापदंड है, अन्य कारक हैं, वो कौन कौन से हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी राष्ट्रीय विकास को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आय और अन्य मापदंड के साथ। बच्चों, हमने ये देखा था कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि जीवन स्तर कैसा है। विश्व बैंक के डाटा 2019 के हमने देख लिए थे, जहां हमने ये देखा था कि समृद्ध देशों के लिए क्या आकलन स्थापित किया गया है, मध्य आय वाले देशों के लिए क्या आकलन स्थापित किया गया है, और निम्न आय वाले देशों के लिए कौन सा आकलन हमारे लिए सामने निकल के आया था। ये सब चीज़ों की हमने चर्चा की थी औसत व्यक्ति या हम कहें औसत प्रति व्यक्ति आय के ऊपर। अब बच्चों, हम ये देखेंगे कि जो आय है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु हमने ऐसा क्यों कहा कि आय एकमात्र ऐसा कारण नहीं या कारक नहीं है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय विकास को समझ चुके। तो देखिए, यहाँ पे हम सीधे शब्दों में देख पा रहे हैं एक टेबल को। इस टेबल का निर्माण हमने किया है कुछ राज्यों को चयनित करके, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी तुलना करके। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं हरियाणा, केरल और बिहार राज्यों को, जिनकी 2018 और 19 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपयों में हमारे सामने उपस्थित है। इस टेबल को हम ध्यान से देख रहे हैं, एक बार इसका अध्ययन करते हैं। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो यहाँ की 2018-19 की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है लगभग 2,36,147 रुपए प्रति व्यक्ति। देख पा रहे हैं हम इसे? ठीक है। इसी प्रकार अगर हम केरल की बात करते हैं तो वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है हमारी 2,04,105 रुपए प्रति व्यक्ति 2018 और 19 के लिए। और हम अंतिम राज्य बिहार को देखते हैं तो वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2018-19 के लिए 40,982 रुपए। तो हम इस आय का आकलन करके या इसका अध्ययन करके अगर हमें यहाँ का विकास देखना है, इन राज्यों में से कौन सा विकसित राज्य है, कौन सा निम्न स्तर वाला राज्य है, कौन सा मध्यम स्तर वाला राज्य है, अगर हम केवल इस औसत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आकलन करें तो हमारा उत्तर क्या होगा कि हरियाणा, जिसकी औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी 18-19 में, तो हम बड़े आसान शब्दों में कहेंगे कि ये कैसा राज्य है भाई, ये हमारा विकसित राज्य है हरियाणा। किसके आधार पे? केवल मात्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। हम देखें जो बिहार है, जिसकी सबसे कम औसत आय हमें 18-19 के आंकड़ों से मिल रही है, तो हम कहेंगे ये हमारा सबसे निम्न स्तर वाला राज्य, या हम कहें जिसका सबसे कम विकास हुआ है, जिसे हम कहें अविकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है। होना ऐसा ही चाहिए, ठीक है। हमने औसत प्रति व्यक्ति आय को आधार मान करके ये अवधारणा स्पष्ट कर ली इस टेबल के थ्रू। यानी अब तक हम ये कह सकते हैं भाई, जिसकी औसत व्यक्ति आय अच्छी है वो राज्य विकसित है, जिसकी सबसे कम है वो राज्य अविकसित है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक टेबल और दिखा रहा हूँ, उसका अध्ययन और करेंगे। इन्हीं तीनों राज्यों को हम लेंगे, अन्य आंकड़ों के ऊपर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम ये देखेंगे, फिर हम निष्कर्ष पे निकलेंगे कि क्या हम यहाँ पे जिस राज्य को विकसित घोषित कर रहे थे, क्या उन आंकड़ों के आधार पर भी वो विकसित की श्रेणी में है। जिस राज्य को हमने यहाँ निम्न या अविकसित श्रेणी में रखा था, उन आंकड़ों में भी वो निम्न या अविकसित श्रेणी में ही आ रहा है। तो ये रही हमारी टेबल, जिसमें हम फिर से तुलना कर रहे हैं हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। अब यहाँ पर जैसा कि पिछली टेबल में हमने देखा, हमने अध्ययन किया हमारी औसत आय या प्रति व्यक्ति आय को लेकर के। यहाँ हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर, ठीक है, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। अरे भाई, ये तीनों चीजें हैं क्या? देखिए, हमारे जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं हमारे प्रश्न पत्र में, उनमें से इनमें से क्वेश्चंस पूछना अनिवार्य होता है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से जरूर आते हैं। तो इन सब की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं,
शिशु मृत्यु दर होती क्या है भाई, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी शिशु मृत्यु दर कितने बच्चों पे काउंट होगी, 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से मर जाने वाले या मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर। इसे हम क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट। दूसरी बात, साक्षरता दर है क्या चीज, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है हमारा साक्षरता दर। दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। यानी जैसे मान लीजिए किसी राज्य में या किसी भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें, वहां पर 14 तथा 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनकी पूरी संख्या है 100। ठीक है, उनमें से स्कूल जा रहे हैं हम देख रहे हैं 80, तो हम ये कह पाएंगे कि उनका जो प्रतिशत है वहां का वो कितना प्रतिशत हुआ, 80% हुआ। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं निवल उपस्थिति अनुपात वह अनुपात है जिसमें हमारी प्रारंभिक शिक्षा को ले सकते हैं, क्योंकि हम 14 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा का मापदंड मान रहे हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनका अनुपात या उनका प्रतिशत क्या दिखाता है, निवल उपस्थिति अनुपात। तो चलिए अब हमारी टेबल पे आते हैं। तो इस टेबल में हम ये देख पा रहे हैं कि जो तीनों राज्य हैं उनकी तुलना की गई है। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, इस कॉलम की बात करते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में 7 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो ये आंकड़ा इससे कितना गुना हो गया, लगभग 4 गुना। 4 गुना यानी 32 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति हमारे हरियाणा की है। प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए, जहां हमने ये देखा था कि जो प्रति व्यक्ति औसत आय है उसके आधार पर जहां हम हरियाणा को विकसित राज्य घोषित कर रहे थे, वहीं हम ये देख रहे हैं शिशु मृत्यु दर के हिसाब से यहाँ की स्थिति तो बहुत ही भयानक है। कैसे है भाई, एक बच्चे के जन्म पर कितनी खुशी होती है माता पिता को, हमसे भी हमारे माता पिता कितना लगाव करते हैं। क्या हो कि जब बच्चा पैदा हो और उसके 1 साल की उम्र भी वो पूरी ना कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वो माता पिता खुद का विकास मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। वो तो ये कहेंगे हमारे साथ तो कितना बुरा हुआ है, उनका विकास कहाँ हुआ। तो हम ये देख पा रहे हैं शिशु मृत्यु दर के आधार पर हम ये नेगलेक्ट कर सकते हैं कि केरल की स्थिति हरियाणा से बेहतर है। ठीक है, बिहार तो अपनी अंतिम स्थिति पर बना हुआ है। ठीक है, जहां उसकी आय भी कम है, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो भी सर्वाधिक है। तो बिहार तो अभी भी अपनी अंतिम स्थिति पे बना हुआ है। अन्य कॉलम की बात करें, हम सीधा आते हैं हमारे अंतिम कॉलम पे। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि ऐसे बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं कर पाते उनका अंतर हम देखें तो केरल में 77% उपस्थिति अनुपात पाया गया है। यानी कि वहां पर अच्छी खासी जनसंख्या बच्चों की ऐसी है 14 से 15 वर्ष की आयु की जो स्कूल से जुड़े हुए हैं। वहीं हम अगर बिहार की बात करें तो 55% ये आंकड़ा हमें प्राप्त होता है और हरियाणा में यह 67% आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में भी बेहतर स्थिति में हमारा केरल राज्य है और अंतिम पायदान पर हमारा बिहार राज्य स्थित है। इसी प्रकार साक्षरता दर की बात करें तो केरल में लगभग 96% आंकड़े हमें प्राप्त हुए थे साक्षरता दर के 2017 और 18 के अनुसार, जिसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। वैसे ही बिहार की स्थिति यहाँ भी कुछ विचारणीय है, 71% आंकड़े हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और हरियाणा की बात करें तो ये 80% पर स्टेबल है। तो प्यारे बच्चों, अब इन सारे आंकड़ों को हम कंबाइंड देखते हैं, एक साथ इनका अध्ययन करें तो हमारे दिमाग से या हमारे मन से एक ही आवाज़ आती है कि भाई हमें तो केरल में जाना है। आय भले ही कम हो, आय का अंतर चाहे कितना भी कम हो, पर यहाँ की अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें बहुत कम है, यहाँ का साक्षरता स्तर अच्छा है, यहाँ की निवल उपस्थिति है उसका अनुपात भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर हम सीधा सीधा कहेंगे कि हमने तो केरल को विकसित राज्य घोषित किया है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे दोनों सारणियों का अध्ययन करके कि आय के अलावा कुछ अन्य ऐसे मापदंड हैं जो विकास को प्रभावित
करते हैं। अगर हम आय को लेकर के हमारा आंसर करते तो सीधा सीधा हरियाणा हमारा आंसर आता, परंतु जब हमने शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, निवल उपस्थिति अनुपात, इन फैक्टर्स पे चर्चा की तो हमारा आंसर बदल गया और वो कौन सा राज्य स्टेबल हुआ, वो हमारा निकल के आया केरल राज्य। तो बच्चों अब इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी आय अच्छी है, परंतु आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास में इतने सोर्सेज होने चाहिए कि आप अच्छी सेवाएं और वस्तुएं खरीद सकें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, बिना मिलावट की दवाएं मिले, अच्छा खाद्य पदार्थ मिले, आपका जीवन अच्छा हो, ये सब चीजें मिले। तो इन सबको हम शॉर्ट्स में ये कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर द्रव्यमान सूचकांक है वो भी अच्छा होना चाहिए। कब होगा, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब हमें अच्छे सोर्सेज मिल रहे हैं, अच्छा हमारा रहन सहन है, जीवन स्तर हमारा बहुत अच्छा है, तो हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक भी अच्छा होगा। अब भाई ये BMI है क्या चीज, तो देखिए सीधा सा फैक्टर है किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई जो कि किस में होगी, सेंटीमीटर में, उसके वर्ग से भाग देने पर जो अंक प्राप्त होगा वही हमारा BMI कहलाता है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं, विस्तार से हम आगामी अध्यायों में इस पर चर्चा करेंगे। 2SD से 2SD के मध्य जो पाया जाएगा वो हमारा अच्छा BMI होगा और इससे जो नीचे काउंटर जो नीचे अंक हमें प्राप्त होंगे उसे हम कहेंगे हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसा है, निम्न स्तर का है। तो हमें केवल इसकी परिभाषा पे फोकस करना है। यहाँ हमसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक से आप क्या समझते हैं, या फिर हमसे पूछा जा सकता है कितना SD तक का हमारा उच्च माना जाता है या कितना SD तक का हमारा निम्न स्तर का माना जाता है। बच्चों ये सारी चर्चाएं हमने कर ली, आय को हमने देख लिया, शिशु मृत्यु दर को हमने देख लिया, साक्षरता को हमने देख लिया, शरीर द्रव्यमान सूचकांक पे हमने चर्चा कर ली और साथ ही साथ हमने निवल उपस्थिति को भी देखा। तो इन सब के आधार पर अब हम क्लियर हैं बिल्कुल कि हम राष्ट्रीय विकास का आकलन कैसे कर पाएंगे। तो अब हम इसे विस्तार से समझते हैं, जिसे हम कहेंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI को जानने के लिए हमने 3 फैक्टर्स बनाए हैं। अब हम हमारे फैक्ट्स पे आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू होंगे जिनका हमें अध्ययन करना होगा। अगर आपको मानव विकास सूचकांक देखना है किसी भी राष्ट्र का, तो आपको जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों फैक्टर हैं जिनका अध्ययन करना होगा। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निर्भर करता है, तीनों के नाम हमें मेंशन करने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनता है, हमारा शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस बन सकता है, और यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है मानव विकास को निम्न में से कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता। ये तीनों करते हैं, इनके अलावा और कारक हमें नेग्लेक्ट करने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है वो ये है कि मानव विकास सूचकांक को हमने समझा। जीवन प्रत्याशा है क्या, जीवन प्रत्याशा मतलब आप ये समझिए किसी व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है तो उसकी जो जीवन की आयु है, जीवन का तरीका है, वो सब कैसा होगा, बढ़िया होगा, जिसे हम कहेंगे कि उसकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है। शिक्षा की बात हमने कर चुके हैं, हमने चर्चाएं की थी, वहाँ पे देखा था। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय को तो हमें शामिल करना ही होगा। अच्छी आय होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी जीवन प्रत्याशा है, तो उस राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक अच्छा होगा। और इस मानव विकास सूचकांक का जनक किसे कहा जाता है, किसने इसे विकसित किया, खोज की, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं HDI को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था। यहाँ से भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सीधा सीधा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आगे विस्तार से बात करते हैं। आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। अतः प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर का प्रयोग विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य की चर्चा हमने देख ली थी शिशु मृत्यु दर को लेकर के। भाई जिस राज्य का जो या राष्ट्र का स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन प्रत्याशा अच्छी है, तो वहाँ अपने आप हम कहेंगे उसका विकास अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ देखिए UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी की जाती है। UNDP के द्वारा भी ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP करता है, जिसने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। सेम फैक्टर्स हैं, शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा है,
उनकी स्वास्थ्य स्थिति मतलब जीवन प्रत्याशा है और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया है। तो चलिए हम एक टेबल पे नजर डालते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। इन आंकड़ों से हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार जो भारत का स्थान है वो कौन सा है। सो हमारा आंसर यहां से सीधा सीधा होगा 130। तो इस हिसाब से हम ये एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये उसकी सकल राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आय की तुलना कर रहे हैं, अच्छी खासी आय है। आय अच्छी है तो भाई साहब यहाँ पे सुविधाएं भी खूब मिल रही हैं इनको। जन्म के समय संभावित मृत्यु की बात करें वो यहाँ ज़्यादा है, जबकि अन्य देशों की हम तुलना करें तो जैसे हमारे म्यांमार, पाकिस्तान, इनमें स्थिति थोड़ी ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यालय औसत आयु की, और जब इन सबको हमने आधार बनाया यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, तो हमारे सामने निकल के आते हैं विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक। जैसे श्रीलंका 73 पे, भारत 130 पे, देन म्यांमार की बात करें 148 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े हम इस प्रकार से तैयार करके इनका अध्ययन करते हैं। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें आधार बनाया जाता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और हमारा प्रति व्यक्ति औसत आय को। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये देख लिया कि राष्ट्रीय विकास की अवधारणा हमें क्या कहती है, कैसे हम इसका अध्ययन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, आय के अतिरिक्त जो अन्य मापदंड है उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता क्या है, विकास होता क्या है, हम ये देखते हैं। हमने विकास की परिभाषा को समझ लिया, विकास किन किन फैक्टर्स पे काम करेगा वो सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। विकास को लेकर के हमारा एक कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा विचार ये होता है कि हम जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति में हम आगे जाएं। तो क्या विकास हमारा भविष्य जनित होगा? मतलब हम सरल शब्दों में ये समझें कि विकास की धारणा को भविष्य के नजरिए पर आधारित करना, यही हमारी विकास की धारणीयता है। भविष्य के नज़र मतलब आज जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा, उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा, हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छी होगी, तो हम कहेंगे हमारा विकास चल रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं विकास की जो धारणीयता है वो मुख्य रूप से भविष्य के नज़रिए पर निर्भर करती है। बच्चों देखो, विकास का स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए बना रहे, ये चीज हमें समझ में अच्छे से लेनी है। देखो कैसे, विकास का स्तर या तो ऊंचा होना चाहिए या फिर जो वर्तमान में हमारी पोजीशन है, जैसा हमारा स्तर है उससे डाउन हमें नहीं जाना है, कम से कम वो तो मेंटेन रखना है। तो हम फिर इस आधार पे क्या कह सकते हैं? इस आधार पे हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिला, अपितु हमने उसको हमारी भावी पीढ़ी से उधार लिया है। ऐसे कैसे? देखो, अगर हमने उसमें कुछ डेवलपमेंट किया तो हम हमारी भावी पीढ़ी को दे रहे हैं, अगर हमने उसमें से कुछ निम्न स्तर को प्राप्त किया, विकास को हमने कम किया है, तो हम ये कहेंगे कि जैसा हमें मिला था हमने तो वैसा का वैसा ही नहीं लौटा सके। तभी कहा गया है सरल शब्दों में कि विकास हमें हमारी पूर्वजों से नहीं प्राप्त हुआ है, अपितु ये हमने हमारी जो भावी पीढ़ी है उससे उधार लिया है। कैसे? इसको हम स्पष्ट करते हैं कुछ उदाहरणों से। देखिए, यहां देख पा रहे हैं उदाहरण संख्या 1, जिसमें हम देखेंगे भारत में भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे पृथ्वी पर जीवन ही जल के कारण संभव है, तो इस जल को हमने यहाँ लिया है, और वो भी कौन सा जल है? भूमिगत जल है। तो हम भूमिगत जल की बात करें तो देखिए, हाल के प्रमाणों से प्राप्त पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है, यानी और गहराई में पानी चला गया। कितना मीटर? 4 मीटर। ये 4 मीटर सुनने में कम लग रहा है, पर आप आंकलन कीजिए, पूरे भूभाग का 4 मीटर जल, कितना पानी वेस्टेज हो चुका, कितना स्तर हमारा नीचे जा चुका है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। हमारा 1/3 भाग ऐसा है पूरी जनसंख्या का जो इस भूमिगत जल का उपयोग अत्यधिक मात्रा में कर रहा है। तो इससे स्थिति कैसी होगी? देखिए, यदि इस सामान के प्रयोग करने का
वर्तमान का तरीका जारी रहा, यानी इस सामान यानी इस भूमिगत जल का प्रयोग करने का हमारा यही तरीका रहा, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। स्पीड देखिए, 1/3 से 33% से बात करें तो 60% पे हम आके रुक जाएंगे। तो जब इतनी जनसंख्या हमारे देश में आगामी 25 सालों में जल का अतिदोहन करेगी, तो आगामी जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी होगी, उसके सामने जल का संकट आ जाएगा। तो देखिए, भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में, जैसे मध्य और दक्षिणी भारत के चट्टानी, पठारी और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। मतलब ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भूमिगत जल का दोहन अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। बच्चों, अब हम ये समझ सकते हैं कि जब इतना सारा भूभाग हमारा जो भूमिगत जल है उसका दुरुपयोग कर रही है, इतनी सारी जनसंख्या, 60% के आगे हम 25 सालों में चले जाएंगे इस मामले में, तो जो हमारी आगामी पीढ़ी होगी, भावी पीढ़ी होगी, उनके सामने जल का संकट आ जाएगा। तो इस आधार पे हमारे सामने कुछ समस्याएं निकलती हैं जिन पे हमें विचार करना होगा। क्या क्या निकलती है? देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है? बिल्कुल देखा है। हमने कई सारे मिसयूजेस देखे हैं जो भूमिगत जल से रिलेट होते हैं। गाड़ियां धोने में हम मग और बाल्टी की जगह सीधा पाइप का यूज़ कर रहे हैं। शेविंग करते समय वाटर हमारा यूं ही बह रहा है। ये सब छोटे छोटे कारण हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, परंतु जब ये काफ़ी सारे लोग एक साथ ऐसा कुछ करते हैं तो उनका आंकड़ा काफ़ी भयानक होता है हमारे लिए। साथ ही साथ हमें ये भी विचार करना होगा, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिस यूज़ हम कर रहे हैं, हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम मिस यूज़ कर रहे हैं उसका। जहां हमें एक बाल्टी नहाने के लिए काफ़ी होती है, हम वहां शावर का यूज़ करते हैं, 3 से 4 बाल्टी पानी वेस्टेज करते हैं। तो बिना अति उपयोग के भी हम विकास कर सकते हैं। हमने पहले उदाहरण को समझा और ये समझ बना ली कि हम कुछ यूज कर रहे हैं, वो हमने कहाँ से उधार लिया है? हमारी भावी पीढ़ी से, क्योंकि हमें उनको लौटाना होगा। हम उधार जब किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें लौटाना होता है। अगर हम इन सोर्सेज का ऐसे ही यूज़ करेंगे तो हम हमारी भावी पीढ़ी को क्या देंगे? इस आधार पे हम देख पा रहे हैं हमारा उदाहरण संख्या 2, जो हमारा है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। कच्चे तेल के भंडारों की बात करते हैं तो यहाँ भंडार देख पा रहे हैं, भंडारों के आंकड़े हमारे सामने हैं, और भंडारों के चलने की अवधि की हम बात करें वर्षों में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में जो कच्चे तेल के भंडार हैं वो लगभग 11 वर्षों के लिए पर्याप्त हैं। अब आप समझ सकते हैं, केवल 11 वर्षों के बाद में, और कच्चे तेल के भंडार आप समझ पा रहे हैं अनवीकरणीय है, इतनी जल्दी नवीनीकरण नहीं होता, तो हम कैसे इसको मेंटेन करेंगे? इसके साथ ही मध्य पूर्व की बात करें तो वहाँ 70 वर्षों के लिए है, और पूरे विश्व के तुलना करें तो वहाँ पर 50 वर्षों के लिए ये भंडार चलने वाले हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई तो हम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे? यह संपूर्ण विश्व के लिए है। ये आंकड़े हमने देखे केवल 50 वर्ष के लिए ही पर्याप्त हैं, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। जब हम पूरा औसत निकालते हैं तो ये 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, इनके पास तो अपने खुद के पर्याप्त भंडार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो आयात करते हैं क्रूड ऑयल, है ना। इसी आधार पे साथ ही देखिए, जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर इसका भार बढ़ जाता है, और ये तो जाहिर सी बात है, तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कैसे बढ़ रही हैं और इनका भार हमारे ऊपर आता है, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है उसका कुछ हिस्सा इस तरफ झुक जाता है और हमारा विकास भी प्रभावित होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हमारे लिए हानिकारक है। साथ ही साथ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो हैं परंतु कम है, देखा हमने 11 वर्ष में उनके समाप्त हो जाएंगे। तो हम विकास की धारणीयता का प्रश्न और इसकी प्रकृति की बात करें तो हमारे सामने कई सारे प्रश्न खड़े हो ही जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, चाहे भूमिगत जल जैसे संसाधनों की बात करें, तो ये वो संसाधन है, वो सोर्सेज है, यानी विकास वो चीज़ है जो हमने हमारे पूर्वजों से प्राप्त नहीं की, अपितु हमने हमारी भावी पीढ़ी से उधार लिया है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमने देखा बच्चों। यहाँ पे जो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ ये है, विचारणीय प्रश्न है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। बिल्कुल अनिवार्य है भाई। कच्चे तेल से तो आज रिसोर्सेज, कच्चा तेल तो एक तरीके से हम कहें
एक कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। हम परिवहन को देखें, पूरा कच्चे तेल पर निर्भर है। इंडस्ट्रीज़ को देखें, वहाँ भी कच्चे तेल का पूरा उपयोग किया जा रहा है। कच्चे तेल को रिफॉर्म करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कच्चा देश किसी देश की विकास की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य थिंग है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? भाई सीधी सीधी बात है, जब विश्व में 50 वर्षों के बाद की स्थिति की हम बात करें, तेल खत्म हो चुका है, तेल की समस्या आ चुकी है, तो आयात हम कर नहीं पाएंगे। हम निर्यात कब करते हैं, हम बाहर कब बेचते हैं? जब हमारी पूर्ति हो जाती है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है तभी बेचते हैं। ऐसा थोड़ी है हमारे पास में एक टाइम का खाना है और हमने उसको बेच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। हमारे पास हमारी आवश्यकता का पूरा है, उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको हम निर्यात करते हैं। तो भारत जब आयात करेगा बाहर से, और बाहर जब क्रूड ऑयल है ही नहीं, कच्चा तेल का संकट है, तो भारत को आयात में तो किसी को भेजेगा नहीं। पहली बात, जब यहाँ क्रूड ऑयल नहीं आ रहा तो यहाँ का परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था भी ठप हो जाएगी जो क्रूड ऑयल पे चलती हैं। क्रूड ऑयल के रिफॉर्म से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। कुल मिला के हमारा राष्ट्रीय विकास प्रभावित हो जाएगा। ये सब चर्चाएं हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं जिनके आंसर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, सारा कुछ देखने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हम इन उदाहरणों के माध्यम से इस कथन को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये वही बात हुई ना कि भाई हमारे पूर्वजों से नहीं मिला हमें ये, बल्कि हमने ये हमारी भावी पीढ़ी से उधार लिया है। इस प्रश्न का आंसर आप सबको मिल चुका है। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने ये देखा कि कैसे जो हमारा विकास है वो प्रभावित होता है, विकास के कौन कौन से फैक्टर हैं, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, BMI क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, विकास के जो अनेक सारे कारक हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूं जो हमारा पहला चैप्टर था विकास, उसकी समझ हमने अच्छे से बना ली है। और इस चैप्टर को लेकर के जो आगामी कक्षा होगी हमारी, उसमें हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। एंड मैं श्योर हूँ कि हम उन सारे प्रश्नों के आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे अगर हमने इन तीनों भागों का अध्ययन बड़ी मन लगा करके किया है। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।